अनामिका जी के बेटे पर्व की शादी थी। बारात लड़की वालों के घर पहुंच चुकी थी। अनोखी बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन के रूप में। जयमाला हो रहा था और स्टेज पर लड़की वालों की भीड़ लगी हुई थी। खैर, जयमाला की रस्म हुई, लेकिन इस बीच अनामिका जी और प्रकाश जी, उनके पति यानी कि पर्व के पिताजी, को लड़की वाले और लड़की का एटीट्यूड कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। शादी करके काफी दबदबा बनाकर रख रहे थे उनके ऊपर। अनामिका जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर्व सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पर था। देखभाल कर शादी तय की थी अनामिका जी ने, पर अब लड़की वालों का व्यवहार, बात बात पर उनका दबदबा बनाना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। छोटी छोटी बात पर लड़की वाले हावी होने की कोशिश कर रहे थे। अनामिका जी और प्रकाश जी इस बारे में बात कर रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने पीछे से लड़की के मामा और लड़की के पापा की आवाज सुनी। अरे, लड़का तो सरकारी नौकरी में है, राज करेगी हमारी अनोखी और सबको दबाकर रखेगी। और नहीं तो क्या, अब वह जमाना गया कि लड़की वाले दबकर रहते थे और लड़के वाले हावी रहते थे। लड़की की माँ ने बोला, अरे आप लोग धीरे बातें करो, कोई सुन ना ले। इस पर लड़की के मामा ने बोला, अब बारात लेकर आ गए हैं तो शादी तो करनी ही पड़ेगी और हमारा दबदबा भी देखेंगे, इसलिए तो हम उन्हें अपना रुतबा दिखा भी रहे हैं ताकि हमारी अनोखी को गलती से भी कभी कुछ कहने की जरूरत न करे और ससुराल में अनोखी से कभी गलती से भी कोई ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी न करे। लेकिन सच में यह सारी बातें पर्व के माता पिता के कानों में पड़ चुकी थी। अनोखी के पापा और माँ की बातें सुनकर अनामिका जी और प्रकाश जी तो हतप्रभ थे। यह कैसी बातें कर रहे थे यह सब। अभी यह सब कुछ अनामिका जी और प्रकाश जी सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें लड़की के पापा की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वह लोग उनके ठीक पीछे बैठे हुए थे। लेकिन लड़की वालों ने देखा नहीं था कि पर्व के मम्मी पापा वहाँ पर बैठे हुए हैं और वह अपनी बातों में लगे हुए थे। अनोखी के पापा ने बोला, और नहीं तो क्या, अब वह जमाना गया, गलती से भी अगर हमारी बेटी को कुछ बोला ना तो ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। और ऊपर से पर्व सरकारी नौकरी में है, पहले नौकरी जाएगी फिर जेल जाएगा। इससे अच्छा है कि हमारी बेटी को हमेशा खुशी से रखे और इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत हेकड़ी दिखानी जरूरी भी है ताकि वह समझ जाए हम कोई सीधे साधे लड़की वाले नहीं है। अनामिका जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा खासे रुतबे वाले परिवार से अनामिका जी और प्रकाश जी थे। पर्व की अच्छी नौकरी थी। रिश्ता तय करते वक्त लड़की वाले कितने अच्छे से बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल सभी लग रहे थे। और अब जब बारात लेकर आए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरह की शादी करने से तो हमारे पर्व की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, या तो कभी भी कोई भी इल्जाम लगा सकती है पर्व के ऊपर। लेकिन तभी पीछे से अनोखी के पापा ने एक चिंता जताई, लेकिन साले साहब, कहीं ज्यादा हेकड़े दिखाने के चक्कर में यह लोग शादी से ही मना न कर दें। तो लड़की के मामा ने कहा, क्या जीजा जी, अब बारात लेकर आ गए हैं तो क्या बिना शादी किए हम उन्हें जाने देंगे? हम तो तुरंत पुलिस को बुला लेंगे और सीधा दहेज की बात करेंगे। शादी तो उन्हें हर हाल में करनी ही पड़ेगी। अब तो यह सारी बातें सुनकर अनामिका जी और प्रकाश जी का मन खट्टा हो गया। अनोखी उन्हें बहुत पसंद थी और पर्व भी उसे बहुत पसंद करता था, पर इन लोगों की बातें सुनकर अनामिका जी और प्रकाश जी बहुत परेशान हो गए कि यह तो अभी से ऐसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या करेंगे। हमारे बेटे और हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इनके चक्कर में। उन्होंने अब खुलकर अनोखी के मम्मी पापा से बात करने की सोची। प्रकाश जी और अनामिका जी अनोखी के मम्मी पापा के पास गए और बोले, देखिए समधी जी, अब तो पर्व और अनोखी की शादी होने वाली है। तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो हमारी बेटी अनोखी आपके घर की बहू बनकर जाने वाली है। अनामिका जी ने अब अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था और अनामिका जी ने बोला, जी बिल्कुल, अनोखी अब हमारे घर की बहू बनकर आने वाली है और उसके पहले अगर हम कुछ बातें क्लियर कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे भविष्य में अनोखी का जीवन खुशहाल रहेगा। अनोखी के मम्मी पापा थोड़ा हैरान थे, यह कैसी बातें कर रहे हैं। अनामिका जी ने बोला, देखिए भाई साहब, अब आजकल हमारा जमाना तो रहा नहीं। छोटी छोटी बात पर बेटे बहू की लड़ाइयाँ होती रहती हैं और कोई किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाता रहता है, क्योंकि आजकल के बच्चे किस तरह के हैं आपको भी पता है। अनोखी के मम्मी पापा हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे, यह क्या बातें कर रही है अनामिका जी, वह भी हम जैसे शातिर लोगों से। अनामिका जी ने आगे बोला, देखे भाई साहब, आजकल शादी के बाद बहुत तरह की परेशानियां हो रही हैं और कई मामलों में तो लड़के वाले बेकसूर होते हुए भी सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। और हम दोनों अपने बेटे पर्व से बहुत प्यार करते हैं, तो हम अपने बेटे पर्व के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दे सकते। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं और ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे आपको अपनी बेटी की चिंता है, मुझे भी तो अपने बेटे की चिंता होगी, क्योंकि पहले के लोग सिर्फ बेटी की चिंता करते थे शादी के वक्त, पर अब बेटों की चिंता भी होती है। जमाना काफी बदल चुका है। अनोखी के मम्मी पापा ने बोला, आप कहना क्या चाहती है? अनामिका जी ने आगे बोला, देखिए शादी के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन उसके पहले स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट साइन होगा
कि हमने आपसे कोई भी दहेज नहीं लिया है, और अगर आपने कुछ भी दिया है अपनी बेटी को तो अपनी मर्जी से दिया है, और जो भी आपकी मर्जी है अपनी बेटी को दीजिए या ना दीजिए, और उन सब की वीडियोग्राफी भी होगी और एग्रीमेंट के साथ ही शादी होगी। लेकिन लड़की वाले खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहे थे और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आप ऐसी बातें ठीक शादी से पहले क्यों कर रहे हैं? हमें तो लगता है आपको ज्यादा दहेज चाहिए। इस पर अनोखी के मम्मी पापा ने बोला, हमने कब कहा कि हम शादी नहीं करेंगे? हम बिल्कुल शादी करेंगे, बल्कि अभी तुरंत करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं कि हमने आपसे कोई दहेज नहीं लिया है, बस यह एग्रीमेंट बनाकर हमें दे दें। जो कुछ भी अपनी बेटी को आप शादी में दे रहे हैं उसके बारे में भी उसमें लिख दें सबके सामने। उसके बाद यह शादी हो जाएगी, क्योंकि आजकल लड़की वाले लड़के वालों को भी टॉर्चर करते हैं। मुस्कुराकर अनामिका जी ने कहा। अनोखी के मम्मी पापा को समझ में आ गया था कि अनामिका जी और प्रकाश जी बहुत होशियार हैं। प्रकाश जी ने लड़के के मम्मी पापा से बोला, इसमें टेंशन की क्या बात है? हम तो शादी करने को तैयार हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो मुझे नहीं लग रही। बस हम अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, और सबको अपना पक्ष मजबूत करने का हक है। कल को अगर आप लोग कोई झूठा केस थाने में हमारे खिलाफ कर दे कि हमने आपसे दहेज लिया, तो फिर हम कैसे साबित करेंगे कि हमने दहेज नहीं लिया है? अब लड़की वालों को भी समझ में आ गया था कि प्रकाश जी और अनामिका जी बेवकूफ नहीं है, और वह भी अपने बेटे का साथ हर कदम पर देंगे। एक बार भी प्रकाश जी और अनामिका जी यह नहीं कह रहे थे कि वह शादी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर लड़की वाले बहुत आसानी से साबित कर देते कि उन्होंने दहेज की वजह से ही शादी तोड़ दी है, और फिर पर्व की जिंदगी खराब हो जाती। अब लड़की वालों के पास भी कोई चारा नहीं बचा था। अनामिका जी ने बोला, प्रकाश जी आप स्टैम्प पेपर तैयार करवाइए, और लड़की के पिता से बोला, आप भी चाहे तो अपनी तरफ से कोई एग्रीमेंट बनवा लीजिए और सबकी सहमति से उस पर साइन होंगे। अब लड़की वालों के पास कोई चारा तो था नहीं, इसलिए जैसा प्रकाश जी और अनामिका जी बोल रहे थे वैसा उन्हें करना पड़ा। जब तक स्टैम्प पेपर तैयार हो रहे थे, अनामिका जी ने अपने छोटे बेटे वैभव को पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ बोला। वैभव बोला, ठीक है मम्मी, और वहां से चला गया। दोनों पक्षों के सामने उस पर साइन हो गए। फिर पर्व और अनोखी की शादी हो गई और अनोखी ब्याह करके पर्व के घर में आ गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, क्योंकि अनोखी भी समझ चुकी थी कि अब इतना आसान नहीं है सबको दबाकर रखना, पर फिर भी उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत कुछ सिखाकर भेजा था। अनोखी के ससुराल में सब कुछ अच्छा था, पर फिर भी अनोखी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मम्मी पापा चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहे और घर का सारा कुछ उसके हाथों में आ जाए, और ऐसा कुछ तो होने वाला था नहीं। एक दो बार अनोखी ने इस तरह की बातें अपने सास ससुर से की भी थी कि अब वह बूढ़े हो गए, अपने पूजा पाठ पर ध्यान दें और घर की जिम्मेदारियां अनोखी को दे दे। इस पर अनामिका जी ने कहा था, अभी हमने अपने छोटे बेटे वैभव की शादी भी नहीं की है, और हम कैसे अपना सब कुछ तुम्हें और पर्व को दे दे? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, इस घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है। फिर यह सब फालतू की बातें क्यों करती हो? अच्छे से अपना जीवन एंजॉय करो, इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है, क्यों अपने माँ बाप की बातों में आकर अपना घर बिगाड़ रही हो? और अनोखी चुप हो जाती थी। लेकिन अनोखी के मम्मी पापा तो चाहते थे कि उनकी बेटी उस घर की इकलौती मालकिन बनकर रहे और सिर्फ बेटी और दामाद रहे, बाकी घर वालों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अनामिका प्रकाश जी को लग रहा था कि उनके और पर्व के प्यार से अनोखी धीरे धीरे उनके घर के रंग में रंग जाएगी और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने लगेगी। लेकिन फोन पर लगातार उल्टी सीधी नसीहतें मिलने पर उसका भी दिमाग फिरा रहता था और अपना सही गलत वह नहीं सोच पाती थी। एक दिन किसी बात पर अनामिका जी अनोखी को समझा रही थी कि पति पत्नी की हर बात माँ बाप को नहीं बताई जाती, कुछ प्राइवेसी रखी जाती है, क्योंकि अनामिका जी गौर करती थी कि अनोखी फोन पर अपने और पर्व की सारी बातें अपने घर वालों से शेयर करती रहती थी, जो कि सही नहीं थी। कुछ बातें सिर्फ पति पत्नी तक सीमित रहनी चाहिए, ना कि माँ बाप, ना कि सास ससुर तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन पर्व और अनोखी के बीच होने वाली छोटी मोटी तू मैं भी अनोखी अपने मम्मी पापा से शेयर करती थी, और जब अनामिका जी ने इसी मुद्दे को लेकर उसे समझाया तो उसने भी पलटकर अनामिका जी को बहुत बुरी तरह से जवाब दे दिया, जो कि पर्व को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अनोखी को अच्छा खासा सुना दिया। अब अनोखी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी माँ के लिए पर्व ने उससे ऊंची आवाज में बात की, और बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, पर फिर भी अनोखी ने उसे बहुत बड़ा बना दिया और उल्टी सीधी बातें पर्व को बोलने लगी। पर्व ने भी पलटकर कुछ जवाब दिए। अनामिका जी दोनों को शांत कर रही थी, पर अनोखी बिल्कुल भी शांत नहीं होना चाहती थी, बल्कि वह तो कोई मुद्दा खोज रही थी इतने दिनों से, ताकि वह कोई बवाल घर में मचा सके। उसने बोला, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, आप लोगों के ऊपर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाऊंगी, और पता नहीं क्या क्या बोलकर वह उनसे लड़ने लगी और यह सोचने लगी कि एक बार इन लोगों को पुलिस थाने का चक्कर लगवाऊंगी तो खुद ब खुद मुझसे दबकर रहेंगे। और उसने झूठ मूठ पुलिस थाने में फोन कर दिया और बोला, मेरे ससुराल वाले ने मुझ पर हाथ उठाया है, मेरे पति और सास ससुर ने मेरे साथ घरेलू हिंसा की है, अभी 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। और थोड़ी देर के बाद पुलिस अनामिका जी के घर पर आ गई, पर अनामिका जी और प्रकाश जी यह सब कुछ देखकर हैरान थे कि अनोखी इतना झूठ कैसे बोल सकती है, जबकि पर्व उससे कितना प्यार करता है और वह ऐसी हरकत कर रही है। अनोखी मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि देखो मुझसे उलझने का नतीजा। सोच रही थी कि अब यह लोग डर के मारे मुझसे माफी मांगेंगे और मैं यहीं पर मामला खत्म कर दूंगी, और फिर उसके बाद अपना रुतबा इन लोगों के ऊपर चलाकर
हमेशा शान से इस घर में रहूंगी और फिर कभी कोई मुझसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। पुलिस वालों ने अनामिका जी और प्रकाश जी और पारुल से बात की और बोला, इस घर की बहू ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है, आप लोगों को थाने चलना पड़ेगा। अनोखी तो इसी उम्मीद में थी कि अब अनामिका जी, प्रकाश जी और पर्व उसके हाथ पर जोड़ेंगे और बोलेंगे कि अपना इल्जाम वापस ले लो और फिर समझौता के साथ वह पुलिस वालों को वापस भेज देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनामिका जी ने पुलिस वालों से बोला, बिल्कुल सर, हमारी बहू ने आपको फोन किया और आप आ गए। आपने अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही निभाई है, लेकिन हम भी तो अपना पक्ष रखेंगे ना। पुलिस वालों ने बोला, बिल्कुल रखेंगे, लेकिन पहले आप लोग थाने चलिए। अनोखी की सास ने बोला, सर थाने चलने से पहले आप यहाँ देखिए। और उन्होंने वैभव को इशारा किया। वैभव ने टीवी स्क्रीन पर कुछ वीडियो फुटेज चला दी जिसमें अनोखी अपने सास ससुर और पति से लड़ाई करती हुई दिख रही है और सीधा सीधा उन्हें धमकी दे रही है कि वह उन्हें घरेलू हिंसा के केस में फंसा देगी। जो बातें अनोखी ने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर और पर्व से कही थी, उन सारी बातों की आवाज के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के सामने थी। अब पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं चाहिए थे, उन्हें सब सारी सच्चाई दिख रही थी। उन्होंने अनोखी को अच्छी खासी झाड़ लगाई और बोला, अगर आइंदा ऐसा गलत इल्जाम लगाकर अपने ससुराल वालों को फंसाने की कोशिश की ना, तो तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूंगा। इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। शर्म नहीं आई अपने सास ससुर और पति के बारे में झूठी शिकायत करवाने में? अनोखी हैरान थी, यह सब कुछ कैसे हो गया। पुलिस जा चुकी थी। अनामिका जी ने अनोखी से बोला, उस दिन जब हम बारात लेकर गए थे ना, तभी तुम्हारे घर वालों के एटीट्यूड और तुम्हारा एटीट्यूड देखकर हम समझ गए थे तुम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हो। इसलिए पेपर पर एग्रीमेंट बनवाने के साथ साथ मैंने वैभव को उसी वक्त बोल दिया था कि जब तक यहाँ पर एग्रीमेंट तैयार हो रहा है तुम घर चले जाओ और घर के हर कोने में हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा जिसमें आवाज की भी रिकॉर्डिंग होती हो लगवा दो। कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारी भाभी और उसके मायके वाले कुछ ज्यादा ही शातिर हैं। और देखो आज उसकी जरूरत पड़ भी गई। अनोखी को घर में कैमरे लगे होने की बात बिल्कुल भी नहीं पता थी और वह हैरान थी कि उसकी सासू माँ अनामिका जी इतनी दूरदर्शी महिला है और इतनी होशियार है। अनामिका जी ने अनोखी से बोला, देखो अनोखी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो कोशिश करो इस शादी को निभाने की। मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। अनामिका जी और प्रकाश जी ने बोला, देखो बहू, हमें पता है तुम बुरी नहीं हो, तुम अपने माँ बाप के बहकावे में आकर बुरी हो रही हो। पता नहीं क्यों तुम्हारे माँ बाप को यह गलतफहमी है कि हम तुम्हें परेशान करेंगे। क्या हमने तुम्हें कभी कोई परेशानी दी है? देखो अपने व्यवहार में सुधार लाओ। अब तुम्हारा परिवार यह ससुराल ही है, इसे संभाल कर चलो। किसी बात की कोई कमी नहीं है तुम्हें। एक अच्छा परिवार बनाकर खुशी से रहो। और अगर नहीं रह सकती हो तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कुछ भी करके हमें गलत साबित नहीं कर सकती। हमने तुम लोगों का रवैया देखते हुए पहले से ही अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम कर रखे हैं और यह आखिरी मौका देते हैं तुम्हें। सुधर सकती हो तो सुधर जाओ। अगर अगली बार ऐसी कोई गलती की तो सुधरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर अपने मायके जाकर अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना। फिर देखते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा कितना साथ देते हैं, क्योंकि तुम्हें शायद अभी नहीं पता, नई नई शादी हुई है तुम्हारी। पर शादी के बाद ना बेटियों का असली घर उनका ससुराल ही होता है और एक शादीशुदा बेटी को कोई भी मायके वाला ज्यादा वक्त तक मायके में नहीं रख सकता। इसलिए अभी भी वक्त है, अपना घर बसा लो और अपना ससुराल को अपना लो। अनोखी को समझ में आ चुका था कि उसकी चालाकियां अब इस घर में चलने वाली नहीं। और क्यों करे वह इन चालाकियों को, पर उसे इतना प्यार करता है। उसके सास ससुर उससे इतना प्यार करते हैं। वह खुद गलत है। पता नहीं उसके माँ बाप को क्यों लगता है कि हर ससुराल वाले खराब ही होते हैं। अनोखी को समझ में आ गया था कि अगर वह चाहे तो अपनी जिंदगी को अभी भी संवार सकती है। उसने अपने सास ससुर और पर्व से माफी मांगी और बोली, आगे से वह एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। और साथ ही साथ अपने मायके फोन करके बोल दिया, मम्मी पापा, अब आप मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल मत दीजिए। मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मैं उसे अच्छे से चला लूंगी। आप अपना घर संभालिए, मैं अपना घर संभाल लूंगी और मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। कहकर अनोखी ने फोन रख दिया।